हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार यादव आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 के अंतर्गत साइंस पढ़ेंगे और साइंस की जो 3 शाखाएं बनी हुई हैं आपके 9 की क्लास में, वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। जो बायो की टॉपिक है वो आज मैं आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित हुआ हूँ। उस बायो के पार्ट 1 वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग फिलहाल बायो की जो इंट्रोडक्शन होती है, यानी कि बायोलॉजी की जो इंट्रोडक्शन होती है वो हम समझ लेते हैं। बायोलॉजी हिंदी में से हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं, यानी कि जीव विज्ञान क्या है। चलिए, जीव विज्ञान जो है एक ग्रीक वर्ड्स है, एक ग्रीक शब्द है, दो शब्दों से लिया गया है। एक बायो, बायोस ग्रीक शब्द है, एक है बायोस जिसका मतलब होता है लाइफ अर्थात जीवन, और लॉजी ये जो शब्द है लोगोस जिसका मतलब है टू स्टडी, टू स्टडी यानी कि अध्ययन। देखिए, बायोलॉजी जो है वो दो शब्दों से लिया गया है, एक बायोस जिसका मतलब है लाइफ और दूसरी जो है लोगोस यानी कि टू स्टडी अध्ययन। इसी शब्दों से इसकी डेफिनेशन है यानी कि परिभाषा हम लोगों को मिल जाती है कि साइंस की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम लोग जीवों का, सजीवों का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान कहते हैं। एक बात को ना समझिए कि बायोस मीन लाइफ एंड लोगोस मीन टू स्टडी यानी कि जीवों का अध्ययन। क्योंकि ये जो है हम लोग साइंस की ब्रांच में पढ़ेंगे, यानी कि साइंस की शाखा में पढ़ेंगे या साइंस के अंतर्गत पढ़ेंगे, तो इसलिए इसकी जो डिफिनेशन बन के निकल के आ रही है वो ये है कि साइंस की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीवों का यानी कि जीवों का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान कहते हैं। देखिए, बायोलॉजी शब्द का बायोलॉजी वर्ड्स का प्रयोग जो है आपके दो साइंटिस्ट थे, एक थे आपके लैमार्क और दूसरे जो थे एंड ट्रेवीरेनस। ये दो साइंटिस्ट थे आपके, एक लैमार्क और दूसरे ट्रेवीरेनस। इन दोनों वैज्ञानिकों ने आपके 1802 में इन दोनों साइंटिस्टों ने आपके इस बायोलॉजी वर्ड्स का प्रयोग किया। तो ये थी बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन। इतना ही इंट्रोडक्शन में आप 9 के अंदर पढ़ेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो आपकी फर्स्ट यूनिट है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की मूलभूत इकाई। आखिर जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, यानी कि वो कौन सी यूनिट है हमारे पास जो हमें सजीव बनाती है, यानी कि हम लोगों में जान रखी हुई है, उसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे। तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हम लोग अध्ययन करेंगे सेल, यानी कि कोशिका। हमारी जो शरीर है, हमारे शरीर की जो यूनिट है यानी कि फंडामेंटल यूनिट जो है लाइफ की, वो है सेल, कोशिका। देखिए, कोशिका जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट है। जो हमारी बॉडी है, ये शरीर आपके बहुत सारी छोटी छोटी पार्ट्स से मिलकर बनी हुई है, बहुत छोटी छोटी पार्ट्स से मिलकर बनी हुई है, जिसे हम लोग सेल कहते हैं। देखिए, सेल जो है ये शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, यानी कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। इसलिए ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, यानी कि रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, क्योंकि सेल जो है
ये सेल पूरे बॉडी का निर्माण करती है। यानी कि बॉडी को बनाने के लिए एक या फिर एक से अधिक सेल्स जो हैं वो परस्पर मिलकर शरीर का फॉर्मेशन करते हैं। जिस प्रकार किसी बिल्डिंग की दीवार को बनाने के लिए एक से अधिक ईंट जो है परस्पर वो जुड़ते हैं और फिर उस दीवार का फॉर्मेशन करते हैं, इसी तरह ही हमारी जो बॉडी है, हमारी नहीं और भी जो जीवों की बॉडी है, वो छोटे छोटे पार्ट, ईंट की छोटे छोटे पार्ट की भांति ही हमारे शरीर में भी ऐसी पार्ट जो है सेल है, ये परस्पर एक दूसरे से मिलकर हमारी बॉडी का फॉर्मेशन की हुई है, जिसे हम लोग सेल कहते हैं। तो इसी कारण ही क्योंकि ये सेल जो है वो शरीर की रचना कर रही है, यानी कि शरीर को बना रही है, इस कारण इस सेल्स को हम लोग रचनात्मक इकाई कहते हैं। दूसरी चीज जो सेल्स है, इस सेल्स के अंदर हमारे बहुत सारे मल्टीफंक्शन यानी कि बहुत सारे कार्य चलते हैं। हमारी जो सेल्स है, इस सेल्स के अंदर बहुत सारे केमिकल एक्शन चलते हैं, यानी कि रासायनिक क्रियाएं चलती हैं, जिसे हम लोग बायो रिएक्शन कह सकते हैं, यानी कि जैव रासायनिक क्रियाएं चलती हैं। इन बायो रिएक्शन यानी कि जैव रासायनिक क्रियाओं की चलने की वजह से हमारी सेल्स जो होती है वो जीवित अवस्था में होती है, यानी कि उनमें जान होती है। और सेल्स में जान होने की वजह से हम लोगों में भी जान होती है, यानी कि सेल्स कार्य करते हैं। सभी सेल्स कार्य करके ही जीवों को सजीव बनाए रखने का काम करते हैं। क्योंकि सेल्स के अंदर बहुत सारे मल्टीफंक्शन होते हैं और वो मल्टीफंक्शंस हम लोगों को जीवित बनाए रखते हैं। इस कारण सेल्स को बॉडी की फंक्शनल यूनिट कहते हैं, यानी कि क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो इसीलिए हम लोग सेल्स को शरीर की संरचनात्मक यानी कि रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं, क्योंकि ये शरीर की रचना करती है और जीवों के जीवित रहने के जो मूल कारण है, सेल्स के अंदर चलने वाले बहुत सारे क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं की वजह से सेल में जान होती है और इसे हम लोग क्रियात्मक कहते हैं। तो यही जो आपकी छोटी सी पार्ट्स है, यानी कि सेल जो है, ये हमारे शरीर के फंडामेंटल यूनिट है, यानी कि मूलभूत इकाई है, यानी कि मुख्य इकाई है शरीर की, जीवों की। देखिए सेल जो है, ये सेल माइक्रोस्कोपिक होती है, यानी कि बहुत ही छोटी, बहुत ही बारीक सेल्स होती है, जिसे हम लोग आंखों से देख नहीं सकते हैं। यानी कि जो सेल हम लोगों के शरीर के अंदर पाई जाती है, हम लोगों के अंदर नहीं, सभी जीवों के अंदर, हम लोग के शरीर के साथ साथ सभी जीवों के अंदर, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हो, उन सबके शरीर के अंदर ये सेल हैं, बहुत सारी सेल्स हैं। तो सेल जो हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि सूक्ष्मदर्शी होते हैं, यानी कि आंखों से उसे हम लोग देख नहीं सकते हैं। उसे देखने के लिए हम लोगों को माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, तभी हम लोग सेल्स को देख सकते हैं कि सेल किस कदर होते हैं। और अध्ययन करने के लिए हम लोगों को और भी जो और हाई क्वालिटी माइक्रोस्कोप होते हैं और अच्छी माइक्रोस्कोप होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है, उसका हम लोग उसके माध्यम से हम लोग सेल्स को स्टडी कर सकते हैं। तो ये चीज थी सेल। तो सेल के विषय में आपको पता चल गया होगा कि सेल जो है वो समस्त जीवधारियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, रचना करते हैं और बहुत सारे फंक्शन इसमें चलते हैं, श्वसन चलते हैं, उत्सर्जन ले सकते हैं, इसमें भी उपापचय क्रियाओं के प्रसार वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं। मेटाबॉलिक जो उपापचय क्रियाएं होती हैं ये भी इसी के अंदर चलती हैं। उपापचय क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स यानी कि सरल से जटिल और जटिल से सरल पदार्थों का निर्माण किया जाता है सेल्स के अंदर, वो आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं। तो सेल के विषय में आगे की कहानी जो है वो हम लोग बढ़ते हैं कि फर्स्ट टाइम इन 1665 1665 पहली बार आपके 1665 में एक साइंटिस्ट आपके रॉबर्ट हुक, में रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने अपने द्वारा डिजाइन किए गए, अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से प्लांट्स की जो कार्क लकड़ी होती है उस कार्क लकड़ी का उन्होंने अध्ययन किया। यानी कि पौधों की जो लकड़ी है, कार्क की जो लकड़ी है, उसकी उन्होंने पतली सेक्शन की। सेक्शन का मतलब पतली काट की। जैसे ये चीज है, इसको पतली परत का, यानी कि इसको काट कर पतली परत बना लिया जाए और उस पतली परत को इन्होंने अपने द्वारा सेल्फ डिजाइन जो माइक्रोस्कोप थी रॉबर्ट हुक के द्वारा जो डिजाइन माइक्रोस्कोप थी, उस डिजाइन माइक्रोस्कोप से उन्होंने उस सेक्शंस की स्टडी की, अध्ययन किया। और अध्ययन करने के फलस्वरूप इन्हें दिखा क्या, इस कदर इन्हें समझना दिखा।
किसमें दिखा? जो इन्होंने कार की पतली सेक्शन की थी, इस पतली सेक्शन में इन्हें ऐसी संरचनाएं दिखी, ऐसी इन्हें चैम्बर दिखी। जो चैम्बर दिखी, इन चैम्बर को इन्होंने सेल नाम दिया। यानी कि जो ये चैम्बर्स हैं, इसके अंदर खाली जगह थी और ये चारों ओर से वाल द्वारा घिरे थे, इसी को रॉबर्ट ने सेल नाम दिया। तो सेल जो है एक स्मॉल कंपार्टमेंट है, यानी कि बहुत छोटी एक कमरेनुमा संरचना है, जिसके अंदर बहुत सारी मशीन लगी होती है जो अपना अपना काम करती हैं, जो आगे की ओर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये चीज थी आपके सेल्स की खोज। बाद में आपके एक और साइंटिस्ट आए, लीवेनहॉक। एक साइंटिस्ट आया आपके लीवेनहॉक इन 1674 1674 में आपके लीवेनहॉक नामक साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो भी आपके लिविंग सेल थी उसका उन्होंने स्टडी किया। 1674 में लीवेनहॉक नामक साइंटिस्ट ने, यानी कि जो लिविंग सेल थी, उस लिविंग सेल्स का इन्होंने स्टडी किया। इसमें आपके बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एसेट्रा इत्यादि का इन्होंने माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया और सेल के विषय में इन्होंने बताया कि सेल होते हैं, यानी कि इन जुगारियों की सभी जो है वो सेल से मिलकर बनी है, यानी कि सेल्स की बनी हुई है। तो ये 1674 में आया। तो इस तरह आपकी जो थी वो सेल की डिस्कवरी हुई, यानी कि सेल की खोज हुई। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और जानते हैं कि सेल के विषय में हमने जो बताया कि ये सेल शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जो चारों तरफ से, यानी कि ये सेल है। रॉबर्ट ने डेड सेल्स का अध्ययन किया, जबकि लीवेनहॉक ने क्या किया? लिविंग सेल्स का, यानी कि सजीव जिसमें जान थी उस सेल्स का अध्ययन किया। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एसेट्रा का अध्ययन किया। जो सेल्स है, ये सेल्स के चारों एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, उस मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारी सेल्स होती है उस सेल्स के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक कला पाई जाती है, अर्थात एक दीवार पाई जाती है। मेम्ब्रेन मीन दीवार होती है, एक दीवार पाई जाती है। इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है कि कुछ पदार्थ जो हैं इस मेम्ब्रेन से होकर हमने कहा था कि सेल जो है एक खाली जगह है जिसके अंदर बहुत सारी मशीन, छोटी छोटी बारीक मशीन लगी हुई है, बहुत नन्ही नन्ही मशीन लगी हुई है। तो जो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के अंदर इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होती हैं, पोषक तत्व होते हैं, जल होते हैं, मिनरल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ये सारी जो चीजें होती हैं ये इस मेम्ब्रेन से होकर पास करके इसके अंदर आती है। तो ये जो है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि सेल शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है जो चारों ओर से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा घिरी होती है। आपके दो साइंटिस्ट आए, एक सलीडन और दूसरा स्वान। एक साइंटिस्ट आए आपके, दो साइंटिस्ट, एंड स्वान। सलीडन एंड स्वान नाम साइंटिस्ट ने क्या किया कि सेल के विषय में कुछ बताया। इन्होंने क्या बताया कि जो सेल है, ये सेल जीवों के जैविक क्रियाओं की एक इकाई है। इन्होंने क्या बताया, यानी कि सलीडन और स्वान ने, कि आपके जो सेल है वो आपके जीव शरीर की क्रियाओं की एक इकाई है।
ये दोनों साइंटिस्ट जो थे इन्होंने ये बताया। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए आपके बिरचो नामक साइंटिस्ट ने 1858 यानी कि 1858 में इन्होंने सेल से संबंधित एक बातें रखी जिसे सेल थ्योरी कहते हैं। सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत। बिरचो नामक साइंटिस्ट ने 1858 में इन्होंने कोशिका से यानी कि जो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है इससे संबंधित इन्होंने एक बातें रखी जिससे सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने क्या बताया सेल के विषय में, वो 3 स्टेप में हम लोग समझ लेते हैं। पहले कि सभी जीवधारियों की जो शरीर होती है वो सेल से मिलकर बनी होती है। इससे पूर्व हमने कहा था कि जिस तरह कोई बिल्डिंग है उसकी जो दीवार होती है वो कई सारी ईंटों से मिलकर बनी होती है। ईंट हटा दीजिए दीवार नहीं रह जाएगा, बिल्डिंग नहीं रह जाएगी। सिर्फ इसी तरह ही जीव की जो शरीर होती है वो एक या एक से अधिक सेल से मिलकर बनी होती है। पहला स्टेप इन्होंने बताया। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि जो सेल है इस सेल्स के अंदर बहुत सारी क्रियाएं चलती हैं, यानी कि जीवन से संबंधित जो समस्त क्रियाएं हैं जो जीवों के अंदर जान बरकरार रखती हैं वो सेल ही है। यानी कि सेल जीवन की क्रियात्मक इकाई है, इन्होंने बताया। बिरचो ने लास्ट इन्होंने क्या बताया कि जो नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है यानी कि नई सेल जो बनके आती हैं, पहले से कोई सेल उपस्थित होता है, उन्हीं सेल से ही एक नई सेल्स का निर्माण होता है। ध्यान दीजिए पुनः कि जो नई सेल्स का निर्माण होता है वो प्री एग्जिस्टिंग जो सेल्स होती है यानी कि पहले से जो विद्यमान सेल्स होती है, पूर्ववर्ती सेल्स होती है, उन पूर्ववर्ती पहले से विद्यमान सेल से ही नई सेल्स का फॉर्मेशन निर्माण होता है। ये इन्होंने कहा बिरचो ने। तो ये सेल थ्योरी थी 1858 में प्रस्तुत की गई। तो ये थी आपकी सेल थ्योरी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए जीवधारियों की जो शरीर है हमने कहा कि वो सेल से मिलकर बनी है। तो उसी आधार पर हम लोग 2 पॉइंट को पढ़ेंगे। एक आपके यूनिसेलुलर एंड सेकंड जो पढ़ेंगे हम लोग मल्टी सेलुलर। 2 पार्ट्स हैं, एक यूनिसेलुलर और दूसरी जो होती है मल्टी सेलुलर। यूनि मतलब सिंगल एंड सेलुलर मतलब सेल मतलब कोशिका। अर्थात जिन जीवों की शरीर जो है वो सिंगल सेल की बनी होती है, यानी कि उनके शरीर में सिर्फ एक ही सेल्स पाई जाती है, वो यूनिसेलुलर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बैक्टीरिया, जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम एसेट्रा आदि। तो ये जो हैं ये क्या है आपकी यूनिसेलुलर हैं, एक कोशिकीय हैं, क्योंकि इनकी जो शरीर होती है ये सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बनी होती है, इस कारण हम लोग इन्हें यूनिसेलुलर। मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय क्या होता है कि जो जीवों की शरीर होती है वो एक से अधिक सेल से मिलकर बनी होती है। जब जीवों की शरीर एक से अधिक सेल से मिलकर बनी होती है तब उसे हम लोग मल्टीसेलुलर कहते हैं। ना समझिए कि जब जीवों की शरीर जो है वो एक से अधिक सेल से मिलकर बनी होती है तब उसे हम लोग मल्टीसेलुलर कहते हैं, यानी कि बहुकोशिकीय कहते हैं। जैसे हम लोगों की शरीर ले लीजिए, हम लोगों की शरीर में लाखों करोड़ों अरबों खरबों सेल्स हैं, बहुत सारी सेल्स है। तो हम लोग क्या है मल्टीसेलुलर्स हैं। गाय भैंस को ले लीजिए, इनमें भी क्या है बहुत सारी सेल्स हैं, मल्टीसेलुलर्स हैं।
प्लांट्स को ले लीजिए, आम को ले लीजिए, इमली को ले लीजिए, महुआ को ले लीजिए, ये क्या है आपके बहुत बड़े प्लांट। इनमें क्या है कि बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो ये सब क्या है मल्टी सेलुलर सेल। तो ये चीजें थी आपके यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। आगे बढ़ते हैं हम लोग और पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ सेल, यानी कि कोशिका के प्रकार। टाइप्स है, प्रकार जो है, दो टाइप्स की सेल्स हम लोग पढ़ेंगे। एक जो पढ़ेंगे हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स, और दूसरा जो पढ़ेंगे हम लोग यूकैरियोटिक सेल। ये दो तरह की सेल्स हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरी जो है यूकैरियोटिक सेल्स। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स भी दो जो है वो भी ग्रीक शब्द हैं। यहां पर आप देख रहे हैं दो शब्द मिलेगा आपको, एक मिलेगा प्रो और दूसरा मिलेगा कैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में हम लोग देखते हैं कि प्रो का जो मतलब होता है प्रीमिटिव। क्या मतलब होता है प्रीमिटिव, यानी कि प्राचीन, पुराने। और जो कैरियोटिक का मतलब होता है, ये कैरियोटिक जो है ये कैरियन शब्द है, कैरियन। कौन सा शब्द है कैरियन, और कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक। और प्रो का मतलब क्या है प्रीमिटिव। तो प्रीमिटिव का मतलब है प्राचीन, मतलब पुराने समय के, और न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, यानी कि ऐसी सेल्स जो पुराने समय के हों और उनमें जो केंद्रक है वो पुराने समय के यानी कि प्राचीन समय के ही केंद्रक पाए जा रहे हों, तो उस तरह की जो सेल्स होती हैं वो उस सेल्स को हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में आगे बढ़ते हैं कि कौन से सेल्स हों, जैसे जीवाणु मैंने लिखा है, बैक्टीरिया, ये क्या है प्रोकैरियोटिक सेल्स है, यानी कि पुराने समय में ही, प्राचीन समय में ही इनका निर्माण हुआ था। और इनकी जो न्यूक्लियस है, यानी कि इनकी जो, यहां समझते हैं हम लोग कि ये सपोज दैट मान लेते हैं कि ये जो आपके में ये सेल है, सेल के अंदर एक पार्ट पाया जाता है जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, यानी कि केंद्रक कहते हैं। जो न्यूक्लियस होता है वो सेल का कंट्रोल रूम होता है, यानी कि नियंत्रक कक्ष होता है, सेल के सारी क्रियाओं को संभालता है। इस कारण इसे हम लोग कंट्रोल रूम कहते हैं, या फिर इसका ब्रेन कह सकते हैं। जिस तरह ब्रेन हमारी सारी क्रियाओं को संभालता है, इसी तरह इस सेल्स की समस्त क्रियाओं को आपके न्यूक्लियस संभालता है। जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर एक पार्ट पाया जाता है जिसे हम लोग न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। तो जो ये न्यूक्लियस होता है इसके अंदर एक पदार्थ पाया जाता है जिसे न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, यही से इसको कंट्रोल करता है। तो ये जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के चारों ओर एक दीवार पाई जाती है जिसे हम लोग केंद्रक कला यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये चीज जो है ये इस न्यूक्लियस के चारों तरफ नहीं पाया जाता है, इसी कारण इसे हम लोग प्रिमिटिव न्यूक्लियस यानी कि कैरियन मतलब न्यूक्लियस कहते हैं। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। इन चीजों को आप नोटिस करेंगे, इसको मेमोराइज करेंगे, नोट बनाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।